देखो बेटा, आज हम वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जनवरी 2026 का सॉल्यूशन लाइव। इसमें आप अपने डाउट्स भी मेरे साथ शेयर कर सकोगे। जो भी आपको डाउट है, जो भी क्वेरी है। कई बच्चों को ये रहता है सैम्पल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बेटा जी, जो प्री बोर्ड है और जो सैम्पल पेपर है, सुन ले मेरी बात को। इसको मैं पहले यहाँ पर लिख दूं, प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2026। ठीक है। अब आप मेरी बात सुने ध्यान से। ये जो प्री बोर्ड होते हैं और जो बोर्ड सैंपल पेपर्स इशू करती है, इन सबको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं देन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। ठीक है। और मैंने अपने चैनल पर सुपर फास्ट रिवीजन करके भी वीडियोस डाली हुई जो कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। अगर आप सब बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आपको लाइव भी क्लास दे सकती हूँ इस चीज के लिए। ठीक है। तो चलो अभी अब हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जिन बच्चों ने ज्वाइन करना था वो आ चुके हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सॉल्यूशन। देखो बेटा, ये सारी आपकी इंस्ट्रक्शंस है और मुझे लगता है कि आप सबको ये सारी इंस्ट्रक्शंस पता होंगी क्योंकि आप पेपर दे चुके हो। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए का सॉल्यूशन। सेक्शन ए में एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। आसान ही है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखो भाई, ये है पहला क्वेश्चन हमारा कि द मैट्रिक्स इज, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, द मैट्रिक्स इज। अब ये कैसा मैट्रिक्स है? क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में केवल डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं, बाकी सब कुछ 0 होता है। मैं साथ साथ आपको रिवाइज करा रही थी, ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। सिमेट्रिक, बिल्कुल सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, देखो पहली पहचान तो ये होती है कि ये एलिमेंट्स मैच करते हैं, और किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें तो भी इसमें सब जगह बच्चे 1 1 1 ही आने वाला है। क्लियर है? तो ये 100% सिमेट्रिक है। नल तो है ही नहीं, नल में तो सारे एलिमेंट 0 होते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में ए का ट्रांसपोज -a होता है। तो सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो गया बी, दैट इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, आपने इसकी जो है इस तरह के क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू बतानी होती है बच्चे। कोटेंजेंट इनवर्स -1/√3। इसको थीटा अगर हम मान लेते हैं तो कोटेंजेंट थीटा हो गया -1/√3। अब बिल्कुल सिंपल सा आपने दिमाग लगाना है कि कोटेंजेंट की वैल्यू -1/√3 कितने पे होती है। अगर याद नहीं आ रहा है तो टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 होती है, वो टेंजेंट की वैल्यू 30 पे होती है, तो कोटेंजेंट की वैल्यू 60 पे मिलेगी, यानी π/3 पे मिलेगी। अब यहाँ माइनस लग रहा है तो एंगल क्या नेगेटिव होना चाहिए? नहीं, आप सिर्फ π/3 पे फोकस करो। लेकिन अब एक बात आपने ध्यान रखनी है कि कोटेंजेंट इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो 0 से पाई हमारी होती है, 0 से पाई हमारी होती है। तो इसको आपने π/3 को पाई में से माइनस कर देना है एंड यू विल गेट योर प्रिंसिपल वैल्यू, जो कि आ जाएगी 2π/3। और ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इन पर मैं मार्क भी करती चलती हूँ कि पहले का आ रहा है ऑप्शन बी, दूसरे का आ रहा है ऑप्शन डी। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? लेट R1 बी द रिलेशन इन सेट R ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर्स है और R1 एक रिलेशन है। यहाँ इसमें थोड़ा गड़बड़ किया हुआ है, यहाँ R1 लिखना चाहिए था इसको, कि जो R1 है उसमें सारे A और B रियल नंबर्स आए हुए हैं एंड A इज लेस देन इक्वल टू B है। A इज लेस देन इक्वल टू B हमारा आ रहा है। तो क्या कहता है कि ये कैसा है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से आपने तीनों डिस्कस करने हैं। ये रिलेशन 100% रिफ्लेक्सिव है। क्यों रिफ्लेक्सिव है उसको देखो। सबसे पहले तो
कि ये कह रहा है कि वो एलिमेंट्स आएंगे कि आइदर आइदर ए बी के इक्वल हो या ए बी से छोटा हो। अगर दो एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं तो भी इस पेयर में आएंगे, और एक एलिमेंट दूसरे से छोटा है, पहले वाला दूसरे से छोटा है, तो पेयर में आएंगे। अब रिफ्लेक्सिव किसके लिए होता है? ए के पेयर के लिए। अब हम सबको पता है कि भैया ए तो ए के इक्वल आता है, ए तो ए के इक्वल आता है, ठीक है। जब ए के इक्वल आता है तो ए से रिलेटेड हो जाएगा, तो ए कोमा ए हमारा आर को बिलोंग कर जाएगा। कोई भी डाउट हो किसी भी बच्चे को तो मुझे अभी जस्ट कमेंट कर देना है आपने, ठीक है। तो ए आर को बिलोंग कर जाएगा, और जब ये इसको बिलोंग कर जाएगा तो सबसे पहले तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, लेकिन सिमेट्रिक बिल्कुल नहीं होगा। अब एक बात का ध्यान रखना, कई बच्चों के माइंड में आएगा कि भाई ए तो ए के इक्वल है तो सिमेट्रिक भी हो गया क्योंकि ए तो ए से रिलेटेड है। लेकिन जब मैं ए और बी की बात करती हूँ, जैसे जो है थ्री जो है वो फोर से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि थ्री जो है वो फोर से लेस है। क्लियर हो गया? लेकिन जो फोर है वो थ्री से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि फोर जो है वो थ्री से लेस नहीं है। और अगर हमें किसी भी चीज के लिए एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाती है तो हम उसको प्रूव नहीं मान सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर 2 पे नॉट सिमेट्रिक। क्लियर हो गया? अब ऑप्शन पे आ जाओ। देखो एक बार पहले ऑप्शन पे आ जाते, इसमें ये सिमेट्रिक कह रहा है तो ये तो ऑप्शन है नहीं, इक्विवेलेंस कह रहा है तो ये भी ऑप्शन नहीं है, इसमें भी सिमेट्रिक कह रहा है तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो 100% ऑप्शन सी है। लेकिन मैं ट्रांजिटिव आपको प्रूव कर देती हूँ, है ना। ट्रांजिटिव के लिए मान लीजिए कि ए बी से रिलेटेड है और बी अगर हमारा सी से रिलेटेड है, तो दो ही बातें होंगी कि या तो ये बराबर होंगे या ए बी से छोटा होगा, बी सी के बराबर होगा या छोटा। अब सुनो, अगर ए बी के बराबर है और बी सी से छोटा है तो भी बी सी से छोटा ही रहेगा और ए बी सी से छोटा रहेगा, ठीक है। और अगर ए बी से छोटा और बी सी से छोटा है तो भी ए सी से छोटा रहेगा। तो ए ने तो सी से रिलेटेड होना ही होना है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। पूरा 12th क्लास का सिलेबस मेरे चैनल पर है, सुपर फास्ट रिवीजन वीडियोस मैंने करा रखी हैं। किसी बच्चे को कोई भी चैप्टर अभी अच्छे से समझ ना आया हो तो वहां आप डबल स्पीड में करके देख सकते हो। चौथे पर आ जाओ, फिर से 1 1 on 2 का आ जाता है, फंक्शंस में से रिलेशन एंड फंक्शन में से आ जाता है। लेट एफ आर टू आर, लेट एफ फ्रॉम आर टू आर, यानी डोमेन भी रियल नंबर है, रेंज भी रियल नंबर है, और फंक्शन है 2x। अब मैं यहाँ आपको एक फ्री का हिंट दे देती हूँ कि जब भी कोई ऐसा लीनियर फंक्शन आपको दिया जाए तो वो लगभग 100% 1 1 on 2 होता है, जब रियल से रियल की हम बात कर रहे हैं, रियल से रियल की बात कर रहे हैं। तो इसको आंख बंद करके आप इसे 1 1 and on 2 राइट कर सकते हो, कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर करना चाहो तो देखो भाई, अगर 1 1 प्रूव करना है तो हमने मान लिया कि जो है fx1 fx2 के इक्वल है, तो इसका मतलब 2x1 2x2 के इक्वल है, 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब x1 x2 के इक्वल है, तो फंक्शन 1 1 हो गया। और ऑन टू के लिए हमने मान लिया, ऑन टू में हम क्या करते हैं कि को डोमेन का कोई एलिमेंट y लेते हैं, तो हमने मान लिया कि जो y की प्री इमेज है वो x है, यानी कि 2x इज इक्वल टू वाई, तो x आ जाएगा y/2। अब y रियल है तो y/2 भी रियल है, तो x भी रियल है, तो को डोमेन की जो प्री इमेज आई वो भी रियल आ गई, तो फंक्शन हमारा हो गया 1 1 and on 2। क्लियर है? कोई डाउट बताएं भाई मुझे, कोई भी दिक्कत हो किसी बच्चे को यहाँ तक तो मुझे बताएं। चलें आगे, चलो भाई आगे चलो। इसका आंसर ऑप्शन में यहाँ लिख देती हूँ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब आ जाओ बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 पर। इफ फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, एक बार हम कैमरा बंद कर लेते हैं। फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, हाँ जी ट्रिग्नोमेट्री, अच्छा ठीक है प्रिंस रॉय, ठीक है बेटा। हाँ बेटा बिल्कुल कराऊंगी मैं, क्लास 10th का मुझे
ध्यान है कि क्लास 10th का मुझे कराना है। तो ये देखिए, अब फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाएं, पहले क्लास 12th वाले बच्चे। कि इफ फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, देखो ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें 4/5 दे रखी है, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 7/10। तो हमें बी बाय ए निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय नीचे वाले की यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए इंटरसेक्शन बी हो गया 7/10 और ये हो गया 4/5। सॉल्व कर दीजिए, 5 2 10, 7/8 आ गया। तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। सिक्स्थ पर आ जाओ भाई। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चे, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x²। तो देखो भाई, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई होती है, यानी यहाँ कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले तो हम इसको हर टर्म को x से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/xy इज इक्वल टू 2x। और इसका कंपैरिजन बच्चे कर दीजिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या उसे। p की वैल्यू, p होता है y का कोफिशिएंट, तो p की वैल्यू हो गई -1/x एंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू पावर p dx। e रेज टू पावर -1/x dx। माइनस को बाहर ले लो तो ये हो गया log x। इस माइनस को यहाँ से उठाकर यहाँ -1 एडजस्ट कर दीजिए, e से log कैंसिल, x की पावर -1। तो जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो 1/x आ जाएगा, और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर आ जाए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। जो भी बच्चे यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगी कि अपने दोस्तों को जल्दी से लिंक शेयर करें ताकि वो भी इस लाइव क्लास में आ सकें, और अपने डाउट्स कोई भी हैं तो आप हमसे शेयर कर सकते हो। चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के, देखो एक तो ना जल्दी करना आना चाहिए, क्योंकि इसी पे आप सारा टाइम लगा दोगे। मैं तो डिटेल में इसलिए करा रही हूँ कि किसी बच्चे को कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो तो वो हो जाए। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस फंक्शन, ये आपको फंक्शन दे रखा है और इसको हमें 0 पे कॉन्टिन्यूस अगर है तो के की वैल्यू निकालनी है। अब अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होता है तो उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो लिमिट निकाल दीजिए। अब 0 पर लिमिट निकालने के लिए आप इसको यूज करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। बहुत आसान है, वर्बल है, मैं तो वैसे ही बता रही हूँ आपको, पेन चला रही हूँ समझाने के लिए। और ये वैल्यू है k, लिमिट रख दीजिए भाई, साइन x बाई एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 होता है बेटा, और cos 0 भी 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 0 इज इक्वल टू k। cos 0 1 होता है तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी, एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताएं, कोई भी डाउट है किसी भी बच्चे को तो मुझे जरूर बताएं। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये फेस में थोड़ा दिक्कत आ रही थी इसलिए मैंने क्लोज कर दिया है तो लिखने में। अब आ जाओ भैया, 8th क्वेश्चन क्या कहता है, द डेरिवेटिव ऑफ, द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट दिस वैल्यू ऑफ एक्स एज। समझ रहे हैं कि ये तो आपका फंक्शन है टेंजेंट रूट एक्स का रूट, और π²/16 पे हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो y कह लो या fx कह लो, ये है बेटा जी टेंजेंट रूट x का रूट, पहले रूट लगा देती हूँ बल्कि मैं। अब रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो ये हो गया टेंजेंट रूट x की पावर 1/2। अब आप इसका डेरिवेटिव निकालें तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे
डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन का, एन आगे एक्स की पावर एन माइनस वन, और एक्स को एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 आगे, 1/2 आगे इस पूरे बेस की पावर 1/2 माइनस वन, और इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा टेंजेंट रूट एक्स की पावर 1/2 माइनस वन, और टेंजेंट रूट एक्स की फिर से डिफरेंशिएशन। तो बच्चे ये 1/2, ये पावर -1/2 बनेगी, तो इसको नीचे ले आएंगे हम प्लस में, तो टेंजेंट रूट एक्स की पावर 1/2। अब टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स को एक बार फिर डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 1/2 रूट एक्स। क्लियर है यहाँ तक? किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताएं। अब इसको ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, हमें क्या करना है, अब हमें ये पॉइंट दे रखा है कि भैया एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू π/16। जब एक्स स्क्वेयर π/16 है तो जो हमारी एक्स की वैल्यू आएगी, जो हमारी एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वेयर नहीं भाई, एक्स है पाई, अरे एक मिनट, इसको मैंने गलत लिख दिया। जो एक्स की वैल्यू है वो π²/16 है, जो x की वैल्यू है वो π²/16 है। तो जो रूट x है, दोनों तरफ रूट कर दो, समझ रहे हो या नहीं, इधर भी रूट कर दो तो ये हो जाएगा π/4। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जहां जहां रूट है वहां वहां π/4 रख दो और हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो dy/dx है, जब x की वैल्यू π²/16 है तो कितनी है, देखो 1/2। अब ये आ गया 1 टेंजेंट रूट x की जगह रखो π/4 का अंडर रूट सीकेंट स्क्वेयर π/4 और 1/2 इंटू π/4। देखो भाई, 2 दूनी 4 से तो ये 4 कट गया, टेंजेंट 45 एक होता है तो ये पूरा एक बन गया। ठीक है, तो ये हो गया 1 इंटू सीकेंट स्क्वेयर π/4, और ये पाई नीचे है। अब आ जाओ सीकेंट π/4 पे। अब अगर सीकेंट π/4 याद नहीं है तो कोस π/4 याद कर लो। कोस π/4 होता है 1/√2, तो सीकेंट π/4 हो जाएगा √2। ये हो जाएगा √2 का स्क्वेयर इंटू 1/π। √2 का स्क्वेयर होता है 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/π। थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, कुछ मैं समझा रही हूँ डिटेल में तो इसलिए भी आपको लंबा लगता होगा। तो बेटा जी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत ही आसान है कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, तो इसको बस ओपन कर दो। ये स्टेटमेंट आपको यहाँ दिखाई दे रही है, स्टेटमेंट दिखाई दे रही है ना, ऊपर देखो मेरी बात सुनो, ऊपर है साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स, और नीचे ये दो टर्म है, ऊपर एडिशन है तो इसको अलग अलग कर दो। साइन स्क्वेयर एक्स के नीचे भी दोनों टर्म्स को ले आओ, और कोस स्क्वेयर एक्स के नीचे भी दोनों टर्म्स को ले आओ, एंड dx। साइन स्क्वेयर से साइन स्क्वेयर कट गया, एक बच गया, कोस स्क्वेयर से कोस स्क्वेयर कट गया, एक बच गया, ये बन गया 1/cos स्क्वेयर एक्स, और ये बन गया 1/sin स्क्वेयर एक्स dx। तो 1/cos स्क्वेयर होता है बच्चे सीकेंट स्क्वेयर एक्स, 1/sin स्क्वेयर एक्स होता है कॉसिकेंट स्क्वेयर एक्स dx। सीकेंट स्क्वेयर एक्स की इंटीग्रेशन होगी टेंजेंट एक्स, कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स की होगी कोटेंजेंट एक्स प्लस सी। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आज के वीडियो में हम सेक्शन ए और बी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेक्शन ए एंड बी वी विल सॉल्व इन दिस वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेट एक्स स्क्वेयर e⁻x³ dx। इस तरह का क्वेश्चन दूर से ही दिखाई दे जाता है। एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वेयर बनेगी, भाई डिफरेंशिएशन में पावर कम होती है, तो एक्स क्यूब को उठा के पुट कर दो कुछ टी जेड वगैरह जो भी। एक्स क्यूब को मैंने पुट किया जेड, डिफरेंशिएशन करी तो 3x² dx हो गया डी जेड। ये है एक्स स्क्वेयर dx, तो इस 3 को हटा दोगे, राइट में ले जाओगे तो ये dz/3 आ गया। ठीक है, और x³ जेड आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसको थोड़ा अरेंज कर दो।
ई की पावर एक्स क्यूब को तो आगे लिख लो और एक्स स्क्वेयर डी एक्स को पीछे लिख लो। तो जो मैंने एक्स क्यूब को अभी अभी जेड पुट किया है, इसकी जगह जेड रख दो और इसकी जगह डी जेड बाय 3 रख दो, तो ये हो गया जेड और ये हो गया डी जेड बाय 3। ठीक है, 3 को उठा के अलग कर दीजिए और ना भी करो तो 1/3 जेड की इंटीग्रेशन हो गई जेड स्क्वेयर बाय 2। ठीक है, जेड स्क्वेयर, एक मिनट यहाँ थोड़ी सी हमने गड़बड़ कर दी, ई की पावर जेड रखना था, देखो ध्यान से। हाँ मैंने डायरेक्ट रख दिया ना, ये आएगा ई की पावर जेड इंटू डी जेड बाई 3, 1/3 बाहर आ गया और ई की पावर जेड डी जेड, तो 1/3 बाहर, ई की जेड की इंटीग्रेशन ई की जेड। लेकिन अब आप जेड को यहाँ रिप्लेस करोगे एक्स क्यूब से, तो ये आ जाएगा 1/3 ई रेज टू पावर एक्स क्यूब प्लस सी, जो कि बच्चे हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर है। ठीक है, चलें आगे। कई बच्चे हैं, कुछ कमेंट करें भी, कुछ बताएं कि कुछ आपको क्लियर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे ही तो नहीं चल रहा है सब कुछ। हाँ जी बेटा, क्या आप सबको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, कोई क्वेरी तो नहीं है आपके दिमाग में? अब इस क्वेश्चन को देखो जरा, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 11, इवैल्यूएट। वैसे तो ये मुझबानी क्वेश्चन है, अगर मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ तो कैसे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि इसमें जो लिमिट है ना वो -π/2 से π/2 पे है, और हमारे पास रूल होता है कि -π/2 से π/2 के बीच में अगर हमारा ये फंक्शन ओड है, अगर हमारा ये फंक्शन ओड है तो इसकी जो लिमिट है वो इंटीग्रेशन है वो डायरेक्ट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो क्या ये पूरा ओड है? जो भी बच्चे देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, दोबारा बताऊं? अच्छा ठीक है बेटा, एक मिनट हिंदी में समझा देती हूँ मैं। डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्या मुझे दोबारा बताना है? हाँ जी बच्चों, आप मैसेज करें क्या मुझे, देखो मैं दोबारा बता देती हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, मैं एक बार फिर बता देती हूँ। कुछ मैसेज आ रहा है बच्चों का, कहाँ गया वो, ये रहा। ठीक है, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन वाला हमारा क्वेश्चन, जिसे बच्चे कह रहे हैं कि मैम दोबारा बताओ। तो देखो बेटा, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि dy/dx जमा py बराबर है क्यू। मतलब क्या है कि dy/dx के साथ कुछ नहीं आना चाहिए और ये y की टर्म, ये दोनों एक तरफ हो, राइट साइड में y की टर्म नहीं होती है, केवल x की टर्म हमारी होती है। ठीक है, अब इसको हमने x से डिवाइड करके इसी फॉर्म में पहुंचा दिया, और जो p का कॉफिशिएंट है वो हमारा हो गया अब यहाँ पर सॉरी, p की जो वैल्यू है वो हमारी हो जाती है -1/x। p जो है वो -1/x आ गया। ठीक है भाई, इन दोनों को जब हमने यहाँ कंपेयर किया तो p हमारा -1/x आ गया। p हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है कि e की पावर में p की इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो p की इंटीग्रेशन जब मैंने यहाँ की, p की पावर में आ रहा है -1/x, और 1/x की इंटीग्रेशन होती है log x। ठीक है, लेकिन ये जो आगे माइनस है ये हमें हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है n log m n log m इज इक्वल टू log m की पावर n, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है भाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमारी इंटीग्रेशन आ रही है e की पावर -log x, और यहाँ -1 है, इस -1 को उठाकर मैं x की पावर पर ले गई, तो ये x की पावर -1 हो गया, तो इनसे log कैंसिल हो जाता है और ये x की पावर यहाँ -1 बच जाता है, जिसे मैं फ्रैक्शन में ले गई 1/x, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया। अगर इन डेप्थ आपको ये चैप्टर समझना है तो मेरे चैनल पर मैं बार बार बता रही हूँ 10+2 का पूरा सिलेबस अपलोड है, आप उसे डबल स्पीड में करके एक बार देखें, बेसिक्स क्लियर करें।
क्योंकि अब अगर हम यहाँ बेसिक्स क्लियर करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा चला जाएगा। फिर भी आप मुझे बताएं कि कोई और क्वेश्चन आपको करना हो। तो अभी हम वापस आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब यहाँ जरा ध्यान से देखेंगे कि अगर ये पूरा फंक्शन ओड हो तो हमारी जो इंटीग्रेशन है वो जीरो बन जाएगी। अगर ये पूरा फंक्शन ओड है, ये अगर पूरा फंक्शन हमारा ओड है तो हमारी जो इंटीग्रेशन है वो जीरो बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? लेकिन यही गड़बड़ हो जाती है, ये तीनों तो ओड हैं। ओड का मतलब क्या होता है ये भी मैं जल्दी से बता दूं। जैसे एक्स क्यूब है, अब अगर मैं इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स लगा दूं तो माइनस बाहर आ जाएगा, और ये माइनस बाहर आ जाए और एक्स क्यूब, मतलब अगर किसी फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स रखें और वो एज इट इज रहे तो वो इवन फंक्शन कहलाता है। अगर किसी फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स कर दे और वो पूरे फंक्शन का नेगेटिव बन जाए तो वो ओड फंक्शन कहलाता है। तो ये तीनों तो ओड हैं, लेकिन जो वन है उसमें तो भैया कोई चेंज आना ही नहीं है। ठीक है, उसमें तो कोई चेंज आना ही नहीं है। क्लियर हो रही है मेरी बात? आ, उसमें कोई चेंज नहीं आना है। तो ये तो ओड हो गया, तो यहाँ तक तो हो गया ओड, तो इतनी इंटीग्रेशन तो जीरो बन जाएगी, और जो ये वन है ना इसको अलग से आप इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, तो मैं इसको जरा जल्दी से कर देता हूँ। इंटीग्रेट माइनस पाई बाई टू पाई एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेंजेंट 5x, इसे मैं अलग कर लेती हूँ। और माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू 1 dx को अलग। अब ये तो ओड है तो ये तो जीरो हो जाएगा, और वन की इंटीग्रेशन x हो जाएगी माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। लिमिट रख दीजिए, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। ये बन गया पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, पाई आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इज इट ओके विद ऑल ऑफ यू? क्या आप सबको ये समझ आ रहा है? बोलो भाई, क्या आप सबको ये समझ आ रहा है? चलो तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि द, इसको ध्यान से देखना भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। द डायरेक्शन रेशोज ऑफ दिस लाइन आर, देखो लाइन है ये 3x+1 इज इक्वल टू 6y-2 इज इक्वल टू 1-z। इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, उससे पहले मैं आपको लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म राइट करती हूँ। लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x-x1, कार्टेशियन फॉर्म होती है ये, y-y1/b इज इक्वल टू z-z1/c। ठीक है ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि x1 y1 z1 वो पॉइंट्स होते हैं जिनसे लाइन पास करती है, और ए बी सी हमारी लाइन के डायरेक्शन रेशो होते हैं। लेकिन ये लाइन इस फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है, तो पहले तो आपने इस लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट कैसे करें? तो लॉजिक पकड़ें कि यहाँ x के साथ कुछ नहीं है जबकि यहाँ 3 है। एक तो सबसे पहले तो आप इन सब के नीचे ना 1 लगा लो, सबसे पहले तो आप इन सब के नीचे 1 लगा लो। और दो बातों को आपने पकड़ना है। दो बातें क्या हैं कि x, y और z तीनों पॉजिटिव और तीनों के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ x के साथ 3 है तो नहीं होना चाहिए, y के साथ 6 है तो नहीं होना चाहिए, और z के साथ नेगेटिव है तो नहीं होना चाहिए। अब इनको उठाकर कहाँ ले जाओगे? इन्हें डिनोमिनेटर में डाल देंगे, या ऐसा करेंगे कि ऊपर भी 3 से डिवाइड कर दो और नीचे भी। ये शायद आपको ज़्यादा आसान लगे। ऊपर भी 6 से डिवाइड कर दो और नीचे भी, और ऊपर से माइनस कॉमन ले लो। तो ये जो माइनस मैंने यहाँ बच्चे कॉमन लिया है इसे मैं नीचे शिफ्ट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको डिवाइड करो, समझ रहे हो ना? 3 से 3 डिवाइड होगा तो 1 आएगा, और ये प्लस में 1/3, तो ये बनेगा x प्लस 1/3 बाय 1/3। ये बनेगा, देखो मेरी बात सुनो, 6 को 6 से करेंगे 1 आएगा, माइनस में 2/6 1/3 हो जाएगा,
और डिनोमिनेटर में आ गया 1/6 और ये बन गया z माइनस 1/-1। अब ये कुछ कुछ इस फॉर्म में हमारा आ जाता है। अब ये कुछ कुछ इस फॉर्म में हमारा आ जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि भैया ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो भी अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस है। इस प्लस को मैं यहीं एडजस्ट कर देती हूँ ताकि एक लाइन और ना लिखनी पड़े। इसे आप ऐसे लिख सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुने, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भैया ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, तो ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स जरूरत नहीं है। सुन लो मेरी बात, जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही लिख रही हूँ -1/3 1/3 और 1 तो वो पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रही है। लेकिन हमने तो बताने हैं डायरेक्शन रेशो, तो डायरेक्शन रेशो हो गया 1/3 1/6 और -1। अब आप कहोगे में तो ये नहीं है, तो डायरेक्शन रेशो को एलसीएम लेके सोल्व कर दो। सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू फ्रैक्शन कर दो, मतलब ये बात है। ठीक है, तो सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जा 6, ये कैंसिल हो गया, तो 2 1 और -6, तो ये ऑप्शन कौन सा है, ये है डी। तो बच्चे डी हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इज इट ओके? क्लियर हो रहा है? ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, मुझे रिप्लाई करते रहे ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप लोगों को समझ आ रहा है। प्रिंस आप हैं बच्चे लाइन पर, आपको समझ आ रहा है? क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ूं? चलो मैं आगे बढ़ती हूँ, आप मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा। यस या नो तो आप राइट कर ही सकते हो भाई, जो भी बच्चे हैं। चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। स्टेटमेंट से ही देखते हैं पहले। द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दीज। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, वेक्टर से भी, लेकिन यहाँ तो जो है तीनों वर्टिसेस हमें दे रखे, तो हम इसको डिटरमिनेंट से सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट से सॉल्व करेंगे तो एरिया हो जाएगा 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ, या तो पहले लिख लो 1 1 1, और नहीं तो पहले ये कोफिशिएंट्स लिख लो, कोऑर्डिनेट्स लिख लो, -2 -3, 3 और 2, -1 और -8 और 1 1 1, और इसकी आप लोगे पॉजिटिव वैल्यू। ये ध्यान कर लेना। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है, वेरी गुड। थोड़ा रिस्पॉन्ड आप करते हैं तो मुझे रहेगा कि बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको जरा सॉल्व कर लीजिए कि 1/2, मैं इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देती हूँ। -2 समझ आ रहा है, डिटर्मिनेंट देखो -2, ये रो चली गई, ये कॉलम चला गया, तो ये डिटर्मिनेंट बचेगा। और इसको भी मैं सोल्व कर दूं तो 2 × 8 आ जाएगा ये, तो -2 ब्रैकेट में 2 + 1। अब जब हम यहाँ आएंगे तो एक माइनस पहले से है और एक माइनस और लगेगा, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ये रो और ये कॉलम चला गया, 3 1 जा 3, माइनस माइनस +1, तो ब्रैकेट में बच्चे 3 + 1 आएगा। एंड आफ्टर दैट +1, इसको तुम सॉल्व कर लेना, तो ये -24 + 2 आएगा। सोल्व कर लो 1/2, 8 और 2 10, 10 दूनी 20, 3 और 1 4, 4 3 12, और माइनस का 22 आ जाएगा। ठीक है, इसको अब हम आगे सॉल्व करें तो 22 में से 12 10 30, ये -30 आएगा। मेरी बात सुनो, 1/2 इंटू -30 -15 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये 15 स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। 14th भी आसान है, 14th भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ m be the order and n be the degree of the differential equation। अब एक बात देखो भैया, मिसप्रिंट देखो, यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन दे ही नहीं रखी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हिंदी मीडियम दी गई है। अब प्री बोर्ड में कुछ जरूरत से ज्यादा गलतियां कई बार हो जाती है, 10th वाले में भी बहुत ज्यादा गलतियां थी। ठीक है, तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ऑर्डर होता है, देखो थोड़ा इसको जूम करूं मैं, तो ये हमारा एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है, ये 2 बार, तो हाईएस्ट ऑर्डर तो हमारा 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, तो जो ऑर्डर है वो 2 हो जाएगा, तो m की वैल्यू तो 2 आ जाएगी। और डिग्री होती है जो हाईएस्ट, देखो अब dy/dx पे पावर 4 है, लेकिन ये डिग्री नहीं है,
जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होता है उसकी जितनी पावर होती है वही डिग्री होती है, तो डिग्री हो गई 3। लेकिन हमें ऑर्डर और डिग्री नहीं बताना, हमें तो m प्लस एन बताना है, तो m प्लस एन हो जाएगा 2 प्लस 3 यानी कि 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो जरा, ये भी बहुत मुंजबानी सा वर्बल सा क्वेश्चन है। गिवन टू, एक तो ना कई बच्चे क्या करते हैं, स्टेटमेंट ही ध्यान से नहीं पढ़ते, बस जल्दी लगी रहती है। टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी हमें दे रखे हैं, ये ए की प्रोबेबिलिटी है, ये बी की, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो, अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो तो इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो उन्हीं की प्रोबेबिलिटीज की प्रोडक्ट हो जाती है। और अब आपकी जो ए की प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है, बी की 1/2 है, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/8 आ जाएगी। 16th पर आ जाइए। 16th भी बिल्कुल वर्बल क्वेश्चन है। आपको एक ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी गई है। इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने के फाइंड करना है। तो जब भी इस तरह की कोई टेबल आपको मिले तो आपको याद रखना है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी 1 होता है। जब आपकी प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है तो उसी चैप्टर में स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है कि सिग्मा और ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1, इन सब का सम 1 आएगा। बस ये हो गया। 0.33 नहीं है 0.3 प्लस के प्लस 0.1 प्लस 2 के और के हो गया 3 के, और 0.3 और 0.1 हो गया 0.4, और ये इक्वल टू में आ गया 1 के। 0.4 को राइट जाओ, 1 माइनस 0.4, 3 के इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 0. मैंने आंसर ही लिख दिया सीधा 0.6/3 जो कि 0.2 आ जाएगा। ऑप्शन गिवन नहीं है, तो यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are determined by vector A and vector B। ये जो दो वेक्टर्स हैं ये एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इसका एरिया बहुत सिंपल होता है। पैरेललोग्राम का एरिया, जो दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं वो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है। तो पहले निकाल दो ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट और फिर हम उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, आई जे के 1 माइनस 1 3 2 माइनस 7 और 1। इसका डिटर्मिनेंट, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा बच्चे आई इंटू, फिर सुन लो, ये रो और कॉलम चला गया, ये आ गया माइनस का 1 और 7 या 21, 20 आई आ गया। डायरेक्ट कर दूं मैं इसको तो बच्चे ये हमारा आ गया 20 आई। ठीक है, ये आ गया 20 आई। अब माइनस का जे, थोड़ा मैं शॉर्टकट ले रही हूँ, ये कॉलम और ये रो चला गया, 1 1 जा 1 घटा 6, एक घटा 6 करोगे माइनस का 5, एक माइनस यहाँ पहले से, प्लस का 5 जे आ जाएगा। तो यहाँ मैं इसको लिख देती हूँ प्लस का 5 जे। अब के वाला रो और कॉलम लेते तो माइनस का 7 और प्लस का 2, तो ये आ गया माइनस का 5 के। हो गया। अब आप इसका निकाल दीजिए मैग्नीट्यूड, तो 20 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर प्लस माइनस 5 स्क्वेयर अंडर रूट 400 प्लस 25 प्लस 25, ये आ गया बच्चे 450। 450 को लिख सकते हैं 225 गुणा 2, 225 15 का वर्ग होता है तो 15√2 ये हमारा स्क्वेयर यूनिट्स, ये हमारा इस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना था कि अगर ए और बी किसी पैरेललोग्राम की दो साइड्स को दिखा रहे हैं तो उनका एरिया उनकी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है। क्रॉस प्रोडक्ट आपको याद होनी चाहिए, क्रॉस एंड डॉट दोनों। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर।
अभी मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, लास्ट में डाल रखा है इन्होंने। इफ ए इज अ स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए का जो ऑर्डर है वो 3 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 7 है, तो हमें 5 ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। ये एक फॉर्मूला होता है के ए का डिटर्मिनेंट के रेज टू पावर एन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एन की जगह यहाँ 3 है हमारे पास, तो 5 ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 5 की पावर 3 गुणा ए का डिटर्मिनेंट, 125 गुणा 7, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 875 आपका आंसर आ जाएगा। और अब दो रह जाते हैं हमारे असर्शन रीजन क्वेश्चन, जिनके बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई डिटेल बतानी है कि भैया असर्शन क्या होता है, रीजन क्या होता है, ठीक है ना। तो असर्शन रीजन क्वेश्चन अगर हम देखें तो असर्शन क्या है 19th क्वेश्चन में। अब ये देखो, ये बेस आपको क्लियर होनी चाहिए सब चीजों के, मैं बार बार कह रही हूँ। द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज दिस, ठीक है, दो वेक्टर दे दिए, आपको चेक करना है कि ये असर्शन सही है या नहीं है। अब आपको एक रिजल्ट ध्यान रखना है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी होता है ए डॉट बी बाय बी का मैग्नीट्यूड, मॉडुलस ऑफ बी। एन ऑर्डर होता है, यस बेटा एन ऑर्डर होता है, एन ऑर्डर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर 3 था, इसलिए हमने यहाँ पर ऊपर 3 यूज किया था। इस पर चलें अब हम, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर यहाँ बी आगे आ जाए और ए पीछे, तो भी ऊपर तो ए डॉट बी रहेगा, लेकिन नीचे ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो अब इस प्रोजेक्शन को आपने फाइंड करके चेक करना है कि भैया ये 8/7 है या नहीं। ये ए रहा, थोड़ा और जूम कर देती हूँ, देखें जरा। तो इसको सॉल्व करो, ए डॉट बी डायरेक्ट कर दूं क्या, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ 7i प्लस जे माइनस 4k डॉट में 2i प्लस 6j और प्लस में 3k, ठीक है। और डिवाइडेड बाय b का जो मैग्नीट्यूड है, b का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा 2 स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर का अंडर रूट, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो भाई, डॉट प्रोडक्ट आती होगी, 7 को 2 से, आई वाले को आई से, 1 को 6 से, जे वाले को जे से मल्टीप्लाई करो, और -4 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, आई जे के खत्म हो जाएंगे। तो 7 दूनी 14, 6 एकम 6, 4 तिये 12, और नीचे आ जाएगा 4 जमा 36 जमा 9 49, 14 और 6 20, 20 में से 12 गए 8/7। तो इसका मतलब जो ये असर्शन है ये ट्रू है। रीजन पे आ जाओ, अब रीजन बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, ये कह रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ये गलत कह रहा है, ये फॉल्स कह रहा है। तो जब ए ट्रू है और आर फॉल्स है, ठीक है, ए ट्रू आ गया लेकिन आर हमारा फॉल्स है, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि प्रोजेक्शन का ये फॉर्मूला होता है। तो जब ए ट्रू है और आर फॉल्स है तो कौन सा आंसर सही आएगा, 19th का सी आ जाएगा। और अब जल्दी से असर्शन रीजन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये कहाँ गया, ये रहा भाई। अब देखो जरा, द एक्यूट एंगल, एक सेकंड में कलर बदल ले, द एक्यूट एंगल विच द लाइन विद दीज डायरेक्शन कोसाइंस मेक विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस इज 45 डिग्री। क्या स्टेटमेंट है कि ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है, मान लो ये जेड एक्सिस है, और ये कोई लाइन है एल जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, वाई के साथ बीटा एंगल बना रही है, और जेड के साथ गामा एंगल बना रही है। और इस लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं, ये ध्यान रखना, डायरेक्शन कोसाइंस वो ये हैं। डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब कोस अल्फा यानी एल है 1/√3, एम का मतलब होता है कोस बीटा जो है 1/√6, और एन हो जाएगा कॉस गामा, क्योंकि वो हमें पता नहीं है। तो वो कह रहा है कि वो लाइन जेड एक्सिस के साथ क्या 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ आपको डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वेयर्स का जो सम होता है वो 1 होता है। तो ये आ जाएगा 1/√3 स्क्वेयर प्लस 1/√6 स्क्वेयर
प्लस एन स्क्वेयर भी कह सकते हो, नहीं तो कोस स्क्वेयर गामा 1। ये हो गया 1/3 जमा 1/6 जमा कोस स्क्वेयर गामा। मान लिया कि वो जेड एक्स के साथ गामा एंगल बना रहा है, इतना सब डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। 1/3 का मतलब हो गया 2/6, इन दोनों का जोड़ करोगे 3/6 आएगा, 1/2 आएगा। इसको राइट साइड में ले जाओ, 1 - 1/2, ये 1/2 आएगा। दोनों तरफ आप कर दोगे अंडर रूट। पॉजिटिव वैल्यू हमने लेनी है क्योंकि एक्यूट एंगल बताना है, तो 1/√2। और कोस की वैल्यू 1/√2 45 डिग्री पे होती है। इसका मतलब असर्शन हमारा बिल्कुल ट्रू है। अब रीजन पे आ जाओ। रीजन पे ये कह रहा है कि एल एम एन विद द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, तो बिल्कुल सही है। रीजन भी बिल्कुल सही है और रीजन इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए आ जाएगा। तो बच्चों ये कंप्लीट सेक्शन ए था, और अब जल्दी से हम सेक्शन बी भी आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी पर आ जाइए। इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से। शो दैट द रिलेशन आर इन जेड, डोमेन जेड है, रिलेशन आर है, और रिलेशन क्या है ए कोमा बी, और 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। इस जेड को यहाँ से हटा देते हैं। ये हमारा रिलेशन है, इसको आपने प्रूव करना है कि भैया ये इक्विवेलेंस है, यानी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो जल्दी से ले लेते हैं पहले रिफ्लेक्सिव। 2 ही नंबर का है तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना। हमने मान लिया कि ए कोई इंटीजर है क्योंकि डोमेन हमारा इंटीजर है। तो देखो मेरी बात सुन लो, अगर किसी बच्चे को इसमें ज्यादा दिक्कत हो रिलेशन में, तो वो बच्चा ऐसे भी कर सकता है कि यहाँ दोनों जगह ए रख के देख लो। अगर ये बात ट्रू हो जाए, भाई मैं यहाँ रख दूं ए माइनस ए कितना हो गया 0, तो क्या 2 0 को डिवाइड करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। भाई ए बी से तब रिलेटेड है जब ए और बी का डिफरेंस 2 से डिवाइड हो रहा हो। अब हमें पता है कि 2 जो है वो ए माइनस ए यानी 0 को डिवाइड करेगा हर हालत में। जब डिवाइड करेगा तो ए का ए से रिलेशन हो जाएगा। इसका मतलब ए कोमा ए आर को बिलोंग कर रहा है फॉर एवरी इंटीजर, तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड पे आ जाओ, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर राम लक्ष्मण का भाई है तो भैया प्रूव करो कि लक्ष्मण भी राम का भाई है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि लेट ए कोमा बी जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है। अगर ए बी का पेयर आर को बिलोंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। अब भाई मान लो 2 जो है वो 16 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 माइनस 16 को भी तो डिवाइड करेगा। तो मैं अगर इसका नेगेटिव कर दूं तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? 2 डिवाइड्स नेगेटिव ऑफ ए माइनस बी, एम आई राइट? तो मैं इसको थोड़ा और लिख दूं कि 2 डिवाइड्स बी माइनस ए, इसको खोल दिया मैंने, 2 डिवाइड्स बी माइनस ए। जब अब इस बात पे आ जाओ कि अगर दो ए माइनस बी का डिफरेंस 2 से डिवाइड हो रहा है तभी ए बी से रिलेटेड है। अब b माइनस ए 2 से डिवाइड हो रहा है तो b भी a से रिलेटेड हो गया, तो b कोमा ए आर को बिलोंग कर गया। हम यहाँ से चले थे और यहाँ आ गए, तो हम यहाँ डायरेक्टली कह सकते हैं कि रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। क्लियर है? अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ भाई, ट्रांजिटिव पे। अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ, ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में मान लीजिए कि कोई 3 इंटीजर्स हैं जो जेड को बिलोंग कर रहे हैं और इस तरह से हैं कि ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है। अब ए बी से रिलेटेड है तो मैं कहूंगी कि 2a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, और बी सी से रिलेटेड है तो 2b माइनस सी को डिवाइड कर रहा है। अब एक सिंपल सा मैथ है कि भैया 2 8 को डिवाइड कर रहा है, 2 16 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 इन दोनों के जोड़ को यानी 16 और 8 24 को भी तो डिवाइड करेगा। तो मैं यहाँ कह सकती हूँ कि 2 डिवाइड्स इन दोनों का सम यानी a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी से बी कट गया,
ये क्या बन गया, a माइनस सी, यानी दो ने a माइनस को डिवाइड कर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू जेड। तो ये जो रिलेशन है बेटा जी, ये हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया। ट्रांजिटिव हो गया तो कैसा रिलेशन हो गया, इक्वी वैलेंस। ठीक है, 2 नंबर का ही है, थोड़ा लंबा है वैसे तो ये। अब इसमें आपको एक इंटरनल चॉइस गिवन है, उसको और देखते हैं। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। ठीक है, ये सारी बातें फटाफट से अपनी नोटबुक में, उसमें एग्जाम में आप लिख लेना, लिख देना था बल्कि। और जी इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। एफ एक्स की वैल्यू है कॉस एक्स, और जी एक्स की वैल्यू है 3x²। तो आपने दिखाना है कि एफ ओ जी जो है वो जी ओ एक्स के इक्वल नहीं है। एफ ओ जी जो है वो जी ओ एक्स के इक्वल नहीं है, ये आपने दिखाना है। तो एफ ओ जी निकाल लो भाई पहले। एफ ओ जी को एक्स पे ले लो, तो ये हो गया एफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स कितना है, 3x²। अब f की वैल्यू तो cos x है, लेकिन वो वैल्यू 3x² पे निकालनी है, तो यहाँ x की जगह हम 3x² रख देंगे, तो ये बन जाएगा cos 3x²। आ गया। अब आप निकाल लो जी ओ एफ, तो g बाहर एफ एक्स अंदर, g बाहर, एफ एक्स की वैल्यू है cos x। अब आ जाओ जी एक्स पे, जी एक्स है 3x²। क्या मतलब है कि यहाँ जो भी वैल्यू है एक्स की स्क्वेयर करके 3 से गुणा करो। अब हम निकाल रहे हैं कोस पे, तो कोस का स्क्वेयर करके उसको 3 से गुणा कर दो, तो ये बनेगी 3 cos² एक्स। और आप क्लियर कट देख सकते हो कि 1 और 2 बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब एफ ओ जी बिल्कुल भी जी ओ एफ के इक्वल नहीं है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 आसान है बिल्कुल। ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है, एफ एक्स ये दे रखा है, तो हमने एफ ए फाइंड करना है। पहले ए लिख लो। ए है हमारा मैट्रिक्स 3 1 - 1 2, और ये बच्चे हमारा एफ एक्स है। कॉम्प्लेक्स वाला टॉपिक कौन सा नहीं करवाया, कॉम्प्लेक्स वाला, कंपोजिट फंक्शन वाला सेकंड क्वेश्चन की कह रहे हो क्या? बिल्कुल आएगा भाई, ये सिलेबस में है। ये बात मैं बार बार बताती हूँ, मैं हर उसमें बताती हूँ कि ये तो सिलेबस में है कॉम्पोजिशन। तो कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्पोजिशन वाला कह रहे हो आप शायद प्रिंस, तो ये कॉम्पोजिशन वाला क्वेश्चन पेपर में आएगा। ठीक है, ये कॉम्पोजिशन वाला पेपर में आएगा। चलिए, तो इसकी बजाय फिर आप इससे ऊपर वाला देख सकते हो, जो रिलेशन एंड फंक्शन चॉइस में आना है। इसमें एक क्वेश्चन चॉइस में आना है 100%। तो जल्दी से करते हैं। एफ एक्स हो गया x² - 5x + 7। अब आपने एफ ए निकालना है, और जैसे ही मैंने यहाँ कोई मैट्रिक्स पुट कर देना है, तो ये बन जाएगा a² - 5a, और यहाँ 7 नहीं आएगा। 7 का मतलब 7 × 1 है, लेकिन जब हम मैट्रिक्स पुट कर देते हैं तो यहाँ भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब हम पुट करेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब हम पुट करेंगे। ओके, अब यहाँ फटाफट से a² का मतलब हो जाएगा 3 - 1 1 2 × 3 - 1 1 2 की मल्टीप्लीकेशन, 5 के साथ 3 - 1 1 2, और 7 के साथ 1 0 0 1। मल्टीप्लाई अब मैं नहीं करूंगी, मैं फटाफट ये मल्टीप्लीकेशन लिख देती हूँ, आप कर लीजिएगा, यही आएगी। और ये 5 इंच पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5 और 5 दूनी 10। ये भैया थोड़ा गैप है, ये अरे एक मिनट, तो ये गैप है, यहाँ 1 है, -1 है और 2 है। ठीक है भाई, और 7 को अंदर ले जाओ, 7 0 0 और 7। इसको आप सॉल्व कर लेना, मैं वर्बल बता रही हूँ। देखो 8 और 7 15, और 15 में से 15 गए 0, 5 में से 5 गए 0, ये माइनस का 5 और ये दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे। तो इसका जो कंप्लीट आंसर आना है वो एक जीरो मैट्रिक्स आना है। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ये तो सबको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। फाइंड dy/dx, अगर एफ एक्स, ये अब ये देखो इस बंदे ने यहाँ एफ एक्स x < पाई, एफ एक्स दे रखा है, कह रहा है dy/dx। अब बच्चा इसी में कंफ्यूज हो जाएगा,
बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, y ले लेना है इसको। y ले लो टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स का अंडर रूट। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, क्यों? आइडेंटिटी लगा दो बस, बिल्कुल सिंपल। टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स की आइडेंटिटी होती है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ये आइडेंटिटी होती है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 का अंडर रूट। यहाँ आपने दोनों आइडेंटिटीज को लिखना है। इज इट ओके? चलो भाई, 2 से तो 2 कट गया। अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर बन जाएगा टेंजेंट स्क्वायर, और टेंजेंट स्क्वायर का जब मैं अंडर रूट करूंगी तो ये रह जाएगा टेंजेंट। तो ये हो जाएगा बेटा टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स बाय 2। इनवर्स से टेंजेंट कट जाएगा, काट के नहीं दिखाना है, डायरेक्ट आपने एक्स बाय 2 ले लेना है। ठीक है, डायरेक्ट आपने एक्स बाय 2 ले लेना है। और अब इसकी कर दो डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, क्या होती है डिफ्रेंशिएशन? एक्स की 1 होती है, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 1/2 एंड दैट्स ऑल। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था हमारा। आगे चलते हैं, इसमें चॉइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 में चॉइस है, 2 पार्ट्स हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 24 ये भी बहुत रिपीट होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। 24 में हमें इंटीग्रेट करना है कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेट अंडर रूट ऑफ टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो अंडर रूट है ये तंग करेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको ट्रिक को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये ट्रिक्स भाई थोड़ी सी प्रैक्टिस से आती हैं। आप हर बार रिटर्न प्रैक्टिस ना करो तो आप वर्बल प्रैक्टिस भी कर सकते हो। भी क्वेश्चन आपके सामने है तो आप याद कर सकते हो कि मुझे इसमें क्या पुट करना है। तो एक यहाँ पर अब आप क्या करोगे कि डिनोमिनेटर में, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, डिनोमिनेटर में कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और कोस एक्स से डिवाइड कर दो। क्लियर हो गया? जो मैंने नया स्टेप किया वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो ऊपर आ गया रूट टेंजेंट एक्स, नीचे ध्यान देना साइन बाय कोस बनेगा टेंजेंट और ये बन जाएगा कोस स्क्वेयर एक्स। ये हो गया टेंजेंट एक्स और ये हो गया कोस स्क्वेयर एक्स। अब भाई ऊपर तो टेंजेंट का अंडर रूट है और नीचे नहीं है, तो इसको यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 1/2 है, तो इसको नीचे ले आओ तो 1 माइनस 1/2 अंडर रूट नीचे रह जाएगा। अब एक बात और है, ये जो कॉस स्क्वेयर है भाई हमें पता है कि 1/cos स्क्वेयर क्या होता है, सीकेंड स्क्वेयर। तो यहाँ 1 मान के चलो तो ये सीकेंड स्क्वेयर बन जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ और बहुत हद तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हो गया सीकेंड स्क्वेयर एक्स और ये हो गया टेंजेंट एक्स का अंडर रूट। अब क्या करना चाहिए? अब तो भाई क्वेश्चन हुआ पड़ा है हमारा। अब क्या करो कि टेंजेंट एक्स को टी पुट कर दो और इसकी डिफरेंशिएशन होती है सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स डी टी। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये पूरी टी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये ऊपर वाला डी टी और ये टी का अंडर रूट हो जाएगा। तो 1/√t dt डिनोमिनेटर में है तो ऊपर ले आओ, t की पावर 1/2 है, ये मतलब 1/t की पावर 1/2 dt। इसको न्यूमिरेटर में ले जाओ तो t की पावर -1/2 हो जाएगी। इंटीग्रेशन करिएगा तो -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2 बाय 1/2। 2 को ऊपर ले जाओ, 2√t, t क्या था? t था बेटा जी टेंजेंट एक्स। तो ये आ जाएगा 2√टेंजेंट एक्स प्लस में c। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब इसमें की एक इंटरनल चॉइस है जो कि हमारी आइडेंटिटी पर बेस्ड होती है कि ये वाला इंटेग्रल आपने फाइंड करना है। तो I इज इक्वल टू 0 टू π/2। देखो जिस भी क्वेश्चन में जो भी आइडेंटिटी आप यूज करते हैं तो ये आपसे होप की जाती है कि राइट दैट आइडेंटिटी इन क्वेश्चन पेपर। ओके, तो अभी मैं जो आइडेंटिटी यहाँ यूज करने जा रही हूँ 0 टू a fx dx, तो ये होती है 0 टू a
एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ए की जगह पाई बाय 2 है, तो जितने भी एक्स हैं उनकी जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स लगा दो। ये हो गया रिजल्ट नंबर 1। यूजिंग यहाँ लिख दीजिएगा यूजिंग, तो 0 to पाई बाय 2 ऊपर आ जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स का अंडर रूट, नीचे भी आ जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स का अंडर रूट, और बच्चे यहाँ आ जाएगा कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स का अंडर रूट। सिंपल सी आइडेंटिटी 10th क्लास में आ जाती है। साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारा कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस एक्स का अंडर रूट, ये हो जाएगा कोस एक्स का अंडर रूट, और ये हो जाएगा साइन एक्स का अंडर रूट। थोड़ा सा ध्यान दो, जो ये फर्स्ट है और सेकंड है, दोनों का डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, दोनों को जोड़ दो, आप कर दो 1 + 2, तो लेफ्ट साइड हो जाएगी 2i, और राइट साइड में क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो न्यूमिनेटर डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। ठीक है, एक स्टेप में इसको करना क्योंकि 2 ही नंबर का क्वेश्चन है। तो ऊपर आ जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स का अंडर रूट, और नीचे भी आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अंडर रूट, और दोनों कट के 1 आ जाएंगे, और इंटीग्रेशन में केवल 1 रह जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन होती है एक्स बिटवीन द लिमिट्स 0 to पाई बाय 2, अपर लिमिट पाई बाय 2 माइनस 0। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा i = पाई/4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और अब जल्दी से इस पेपर का हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, जो कि बेहद सिंपल है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम बाय स्टूडेंट्स ए एंड बी आर दिस एंड दिस। ए ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। बी ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। वन ऑफ देम यानी एक ही बंदा हल कर पा रहा है, दूसरा नहीं कर पा रहा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार निकाल दो 1 - 1/2। ठीक है भाई, और ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बार निकाल दो 1 - 1/3 2/3। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम, तो इस भाषा को आप एक बार लिखेंगे, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो क्या होगा, ए सॉल्व करेगा तो बी नहीं कर पाएगा, या बी ए सॉल्व नहीं कर पाएगा तो बी करेगा। तो और का बिल्कुल इंडिपेंडेंट केस है, कोई किसी पे असर नहीं डाल रहा, और का मतलब यूनियन होता है, यूनियन का मतलब प्लस में बदल जाएगा। इसको भी अलग अलग कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हो गया, ये वैल्यूज आपके सामने है। ए की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी बार की 2/3, ए बार अगेन 1/2 और बी 1/3। काटना मत, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 2/6, यहाँ मैं ले लेती हूँ 1/6, तो ये हो गया 3/6, और कैंसिल होकर ये आ जाएगा 1/2। तो बेटा जी ये आपका कंप्लीट सेक्शन ए और बी मैंने करवाए हैं अभी। ठीक है, सेक्शन ए एंड बी अभी भी मैंने आपके कराए हैं, बाकी के सेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर है, तो नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगी लाइव ही लूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव में जुड़ें ताकि आप अपने डाउट्स मुझसे डायरेक्ट शेयर कर सकें। लाइव इसीलिए मैं यहाँ कंडक्ट कर रही हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, जिसमें हम सेक्शन सी पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत लंबा है, उसमें 8 क्वेश्चन के आसपास है। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी किसी बच्चे को रहती है, तो टेलीग्राम का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, आप वहाँ ज्वाइन करें, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बेझिझक कोई भी एजुकेशनल डाउट आप अपना मुझसे पूछ सकते हो। तो आई होप कि ये सारा आपको अभी समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी क्वेरी हो तो मुझे जल्दी से बताएं। हाँ जी, प्रिंस का क्वेश्चन है 21 वाला क्वेश्चन का टॉपिक भेज देना। कहाँ भेजूं बेटा, टेलीग्राम पर। ये है क्वेश्चन नंबर 21। अभी प्रिंस आप ऑनलाइन हैं तो मुझे बताएं कि आपको पूरा मतलब ये तो देखो पूरा चैप्टर 1 है ये पूरा
चैप्टर 1 है, तो इसका लिंक मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, सुन पा रहे हो आप मुझे? मैथ की स्ट्रैटेजी। ठीक है, पेपर की मुझे अभी डेट आपकी ध्यान नहीं है कि कब है, तो 24 के क्वेश्चन में डाउट है। 24 कहाँ है? 24 देखो भाई, 24 का थोड़ा मैं आपको फिर बता दूं भाई, ये तो आपको ना थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा। डाउट कहाँ है, या तो वो डाउट आप मुझे बताएं, नहीं तो मैं एक बार पूरा क्वेश्चन दोबारा से देखो रिपीट कर देती हूँ। कि ये स्टेटमेंट थी बेटा कि टेंजेंट का रूट बटे साइन कॉस। ठीक है, टेंजेंट का रूट बटे में साइन कॉस। लेकिन अब इसको हम कैसे करें? साइन भी है, कोस भी है, ये अंडर रूट में, इसका अंडर रूट अगर तोड़ते हो तो काम और ज्यादा बढ़ जाएगा। चलो हाँ, कोशिश करूंगी मैं। ये पता नहीं अब क्या नाम है आपका, इस पर गवर्नमेंट टैब लिखा आया हुआ है, आपका नाम नहीं पता मुझे क्या है। तो कुलदीप, आपको मैं क्वेश्चन नंबर 24 बता रही हूँ, एक बार जल्दी से देख लीजिए। कि इसके लिए आपको थोड़ा ट्रिक याद रखना पड़ेगा कि ये जो टेंजेंट का अंडर रूट है, इसको तोड़ोगे तो बात बनेगी नहीं। लेकिन अगर मैं टेंजेंट को कुछ पुट कर दूं और उसके साथ में उसका डेरिवेटिव मिल जाए तो बात बन जाएगी। अब जो टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है वो सीकेंट स्क्वेयर होता है। अब सीकेंट स्क्वेयर कब आएगा? यहाँ तो खाली कोस है, तो एक कोस और डालना पड़ेगा। अब अपनी मर्जी से एक कोस तो नहीं डाल सकते ना, अगर मैं एक कोस से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो उस कोस से मैं डिवाइड भी करूंगी भाई। कृष्ण, अच्छा कृष्ण नाम है, बहुत अच्छा नाम है आपका। ठीक है कृष्ण। तो देखें जरा, मेरी बात को समझे कि टेंजेंट को अगर मैं टी पुट करती हूँ, जेड पुट करती हूँ, तो मुझे सीकेंट स्क्वायर चाहिए, मुझे सीकेंट स्क्वायर चाहिए। तो मुझे एक कोस चाहिए, एक कोस यहाँ बढ़ेगा तो एक कोस यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो ऊपर वाला तो एज इट इज रह गया, ये दोनों मिलकर टेंजेंट बन गए, ये दोनों मिलकर कॉस स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक? अरे इतना तो अंग्रेजी आती है भाई मुझे, मैं इंग्लिश मीडियम में टीच करती हूँ। रणनीति भाई कितना, कौन कौन सा चैप्टर कितना टाइम में आप करें कि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, समझ में आ रही है बात है? आपको रणनीति में समझ गई। रणनीति में समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हो। चलो इसी क्वेश्चन पर हम वापिस आ जाते हैं एक बार। कि यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, ये दोनों तो आपस में डिवाइड हो जाएंगे, इन दोनों का बेस सेम है, इन दोनों का बेस सेम है, तो ये नीचे आकर अंडर रूट हो गया। और कोस स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो ये सीकेंड स्क्वायर बन गया। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, टेंजेंट को टी पुट किया तो उसका डेरिवेटिव dt हो गया, तो ऊपर वाली टर्म तो dt बन गई और नीचे t की पावर 1/2 आ गई। लेकिन डिनोमिनेटर में हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम इसको ऊपर ले जाएंगे, तो t की पावर -1/2 और इंटीग्रेट करके यहाँ पर हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब बताइए, आ गया समझ में? हाँ जी, पता नहीं है किससे आते हैं कमेंट्स तो। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कोई और डाउट हो इस पूरे क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि फिर हम एंड करते हैं, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। इस सेक्शन ए और बी से रिलेटेड किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना हो। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। अभी हम जल्दी से, हम 2 मिनट और कंटिन्यू करते हैं क्लास को, कि किसी भी बच्चे को इस इस पूरे सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। सेक्शन ए और बी हमने किया है अभी प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। एक बात और बता दूं भाई, मैं अब जल्दी से आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल करा सकती हूँ मैं आपको, जो जो भी मैं यहाँ टीच कर रही हूँ। इस केवल इस सॉल्यूशन की, ये जो राइट साइड वाला पूरा सॉल्यूशन है, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करा सकती हूँ टेलीग्राम पर। ठीक है ना? तो आप ये पूरा हो जाता है या बीच में कहेंगे तो बीच में भी मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगी। ठीक है, समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट लाइव कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें, ताकि मुझे भी इंस्पिरेशन मिले कि भाई बच्चे जुड़ रहे हैं तो मुझे और भी ज़्यादा हार्डवर्क करना है आपके लिए। वरना मैं इसको सॉल्यूशन को डायरेक्ट भी डाल सकती थी रिकॉर्ड करके, क्योंकि लाइव में थोड़ा सा बच्चों के डाउट और भी क्लियर हो जाते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा मनदीप के नाम से, ठीक है बेटा, ओके। तो मैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाती हूँ, विलेज नहीं बताऊंगी ठीक है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में स्कूल है, वहाँ पर पढ़ाती हूँ मैं। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट
लाइव क्लास में जल्दी से। और 21 समझ नहीं आया, देखो 21 तो तब समझ आएगा जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ना चैप्टर 1 की वीडियो एक बार देख ले। चैप्टर 1 की वीडियो को स्पीड बढ़ा के देख ले, 1.5 पे कर ले, 2 पे कर ले, उसको देखे तभी समझ आएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके बेटा, ठीक है। तो करते हैं अब हम क्लोज इसको अपना, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लाइव क्लास में। थैंक यू।